Good morning to everyone. Yes, uh, आपको स्लाइड दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. In the last session, we discussed the liabilities of the auditor under the common laws. Common laws means under the judgment of the court. What is the liability fix of the auditor? That we discussed in the last session. In the today's session, we are going to discuss the second part of the liability. It is it is the liability under the specific act. Specific act means it is under the Companies Act, under the इनकम टैक्स एक्ट. उसके अंडर में लायबिलिटी क्या है वो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं. इसमें फर्स्ट लायबिलिटी अंडर द कंपनीज एक्ट, उसमें फर्स्ट लायबिलिटी है प्रोस्पेक्टस में अगर कोई डिफॉल्ट किया आपने. प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब कंपनी मार्केट में इक्विटी शेयर इश्यू करती है, जब मार्केट में आईपीओ लेके आती है, तब कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है. वो प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, क्यों होता है प्रोस्पेक्टस? तो कंपनी का पास्ट हिस्ट्री होता है 5 साल का, कंपनी का फ्यूचर का प्लान होता है, कंपनी जो भी मार्केट में से फंड रेज करेगी वो कहां यूज करेगी उसका प्लान होगा. एवरीथिंग विल बी गिवन इन द प्रोस्पेक्टस सो दैट इन्वेस्टर कैन रीड इट प्रॉपर्ली एंड कैन इन्वेस्ट बेस्ड ऑन द प्रोस्पेक्टस. तो इसीलिए प्रोस्पेक्टस में सभी इंफॉर्मेशन परफेक्ट होनी चाहिए. तो ऑडिटर इज गोइंग टू साइन द फाइनेंशियल्स, लास्ट 5 years फाइनेंशियल्स इन द प्रोस्पेक्टस. तो प्रोस्पेक्टस में कोई घोटाला नहीं होना चाहिए. अगर ऑडिटर ने कोई गलत इंफॉर्मेशन साइन किया तो उसकी सिविल लायबिलिटी क्रिएट होगी. यस, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. तो जो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है क्या, सेक्शन 35 lays down the civil liability of the promoter, director and other person authorizing the issue of prospectus including auditor for misstatement in the prospectus. Means अगर prospectus में कुछ गलत साइन किया, that is called misstatement. Yes, then auditor would be responsible. Auditor shall be liable to indemnify the aggrieved parties against all the damages, costs and expenses incurred by it because of reliance upon such untrue statement. अगर कोई थर्ड पार्टी ने वो प्रोस्पेक्टस में गलत इंफॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे रिलाई किया और थर्ड पार्टी ने इन्वेस्ट किया और ये कंपनी फ्रॉडुलेंट कंपनी निकली, तो ऑडिटर हैज टू रीइंबर्स द कंप्लीट लॉस टू दैट थर्ड पार्टी. Yes, auditor is liable for that. Auditor can escape such liability on the ground mentioned below. Auditor कब इसमें से छूट सकता है कि liability उसकी नहीं बन सकती? कब? He withdrew his statement before issue of prospectus and it was issued without his authority or consent. Meaning thereby auditor ने withdraw कर लिया अपना consent. Auditor ने जो साइन किया था वो withdraw कर लिया before issue of prospectus. मार्केट में prospectus आया, उसकी पहले ही auditor ने withdraw कर लिया. Then auditor is not liable. Be clear. And number 2, the prospectus was issued without knowledge or consent, and that on becoming aware of its issue, he forthwith gave reasonable public notice that it was issued without his knowledge or consent. Means prospectus issue किया उसके knowledge के बिना, उसकी consent के बिना. उसने साइन किया था मगर उसके नॉलेज और उसकी कंसेंट के बिना ये प्रोस्पेक्टस इश्यू हुआ और ऑडिटर को जब पता चला कि इश्यू हो गया तो ऑडिटर ने पब्लिक नोटिस दे दिया क्या कि दिस प्रोस्पेक्टस इज इश्यूड विदाउट माय नोटिस. अभी मुझे वेरीफाई करना बाकी था, ये करना बाकी था, मगर उसकी नोटिस के सिवा, उसके नॉलेज के सिवा इश्यू हुआ. ऐसे पब्लिक नोटिस वो दे देगा तो ऑडिटर छूट सकता है. मतलब अगर आपने एक तो गलत नहीं किया है तो आप छूट सकते हो. एंड नंबर 2, अगर गलत हुआ है मगर आपके नॉलेज के बिना गलत हुआ है और जब आपको नॉलेज में आया हुआ आपने इमीडिएट पब्लिक नोटिस दे दिया, पब्लिक को अवेयर कर दिया, देन ऑडिटर वुड नॉट बी लायबल फॉर दैट. अदरवाइज ऑडिटर की सिविल लायबिलिटी क्रिएट होगी. या तो लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस. फर्स्ट लायबिलिटी इज मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस. अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिया, इन्वेस्टर को गुमराह किया, इन दैट केस ऑडिटर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. यस. नंबर 2, लायबिलिटी फॉर मिसफिशंस. मिसफिशंस मीन्स ट्रस्ट वायलेशन. ट्रस्ट वायलेशन जो misfeasance is breach of duty or trust, breach of duty or breach of trust. It is a specific remedy under the act and can be brought about only when the company is being liquidated. Negligence proceedings under the common law on other hand can be instituted against the auditor at any time. जो कोर्ट में जो मैटर थी ऊपर हमने जो देखा under other laws, that can be instituted at any point of time, but liability for misfeasance can be instituted only at the time of liquidation of the company. Under section 340 of the act, auditor has been held liable for misfeasance in any cases. Some legal decisions on the question of liability of the auditor for misfeasance have been discussed below.
हम कुछ उसका लीगल जजमेंट है लंदन कोर्ट का, वो एक बार चेक करते हैं क्या। द लंदन री द लंदन एंड जनरल बैंक लिमिटेड, द बैंक हैड advance loan against insufficient security. No provision for bad debt was created against this loan. The profit and loss account therefore didn't reflect true profit earned as a result of operation. The auditor pointed out this fact to the director in a separate report, but didn't mention anything explicitly about this in the report to the shareholders. The directors paid dividend to the shareholders on the basis of audited profit and loss account and balance sheet. As the profit were insufficient, this led to payment of dividend out of capital. The auditor were held liable for make good the company's loss. What does it mean? इसमें क्या हुआ था, अब हम पूरा केस डिस्कस करते हैं। क्या ऑडिटर ने कंपनी ने कोई लोन दिया था, कंपनी बैंकिंग कंपनी थी, बैंक ने लोन दिया कोई थर्ड पार्टी को विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटी एंड अब वो लोन वापस रिपे नहीं हो रही थी, तो मीनिंग दैट इट इज एज गुड एज बैड डेट थी वो। तो उसका प्रोविजन करने के लिए कंपनी ने वो प्रोविजन नहीं किया, उसके सामने बैड डेट का प्रोविजन नहीं किया, तो डेफिनेटली पीएनएल में डेबिट नहीं हुआ। प्रोविजन कोई भी पीएनएल से होता है, यस। प्रोविजन की एंट्री क्या होती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट, प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री पास नहीं हुआ, मीनिंग दैट पीएनएल में डेबिट नहीं हुआ, मीनिंग दैट प्रॉफिट ज्यादा दिखने लगा और जो प्रॉफिट आया उसमें से डायरेक्टर ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो प्रैक्टिकली प्रॉफिट नहीं था। अगर आपने बेड डेट का प्रोविजन किया होता तो प्रॉफिट नहीं आता, तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता। इसमें बेड डेट का प्रोविजन नहीं किया, ऑडिटर ने कुछ भी आवाज रेज नहीं की, इसीलिए कंपनी में प्रॉफिट आया और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो दिस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द कैपिटल एंड एज पर कंपनीज एक्ट 2013 डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट, इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द कैपिटल में से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता। तो इसमें ऑडिटर को यह बोला गया था, लंदन बोर्ड ने बोला था क्या कि जितना भी डिविडेंड पे किया है वो आप कंपनी को उतना रिइंबर्स कर दो। चलो या तो ऑडिटर ने रॉन्ग फाइनेंशियल साइन किया था। अगर ये बेड डेट का प्रोविजन करना चाहिए था, ऑडिटर ने नहीं किया, तो देयर वाज अ डिफॉल्ट। नंबर 2, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड। The auditor accepted the certificate of a manager of the company as a valuation of the stock in trade. The value as shown by the certificate was in really manipulated to inflate the profit. Subsequently, this led to payment of dividend. यहाँ भी ऐसा ही है क्या, यहाँ भी सेम मैटर है क्या। अगर ऑडिटर ने समझ लो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ऑडिटर की लायबिलिटी में आता है, आपको भली बात पता है क्लोजिंग स्टॉक विल गो टू क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक। या अगर कंपनी ने वैल्यूएशन करके दे दिया कि इतना क्लोजिंग स्टॉक है, तो ऑडिटर को आंख बंद करके मान नहीं लेने का, ऑडिटर को वेरीफाई करना चाहिए, फिजिकल स्टॉक वेरीफाई करना चाहिए। बाद में रियल स्टॉक है, रियल वैल्यूएशन है तो ही एक्सेप्ट करना चाहिए। मगर ऑडिटर ने जो मैनेजमेंट ने सर्टिफिकेट दिया कि इतना स्टॉक है उस पर रिलाई कर लिया और वो इन्फ्लेटेड था स्टॉक, तो पीएनएल में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, तो मींस क्रेडिट साइड बढ़ गई तो प्रॉफिट बढ़ गया, उसमें से कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो इट इज अ रॉन्ग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मीनिंग दिस डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द कैपिटल नॉट आउट ऑफ द प्रॉफिट, तो देयरफॉर ऑडिटर इज हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर दैट। या तो ऑडिटर को इन्वेंटरी वैल्यूएशन थरोली चेक करना चाहिए, फिजिकली वेरीफाई करना चाहिए, मैनेजमेंट के स्टेटमेंट पे पूरा भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। यस, एक चीज याद रखो, मैंने आपको बताया था क्या, ऑडिटर ने अगर रीजनेबल केयर लिया है तो ऑडिटर इज नॉट लायबल, ऑडिटर ने रीजनेबल केयर नहीं लिया तो ऑडिटर इज लायबल। रीजनेबल केयर किसको बोलते हैं, जब इतना स्टॉक है, इतनी बड़ी वैल्यू में स्टॉक है, एक बार फिजिकली वेरीफाई करवा लेना चाहिए, एटलीस्ट 70% स्टॉक वेरीफाई करना चाहिए। 70% चेक करता है तो भी पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है 70% बराबर है, परफेक्ट, तो 30% भी बराबर ही दिख रहा है, परफेक्ट। या तो ऐसा जब आप ब्लाइंडली रिलाई करते हो तो इट इज नॉट अ रीजनेबल केयर टेकन बाय द ऑडिटर, इन दैट केस auditor would be held responsible for that, be clear, if the reasonable care is not taken by the auditor। या उसके नीचे जो है वो भी उसका ही है, स्टॉक वैल्यूएशन, वर्क इन प्रोग्रेस। देखो थर्ड जजमेंट, वर्क इन प्रोग्रेस डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट वाज ओवर वैल्यूड, तो यहाँ भी सेम पोजीशन है, ऑडिटर शुड फिजिकली वेरीफाइड, थरोली एक बार चेक कर लेना चाहिए, उसको रीजनेबल केयर लेना चाहिए, एंड देयर आफ्टर अगर कोई फ्रॉड निकलता है देन ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। मगर ऑडिटर ने कुछ भी वेरीफाई नहीं किया, मैनेजमेंट ने जो भी सर्टिफिकेट दिया कि इतना हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस है, उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया, देन ऑडिटर वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ऑडिटर वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बी क्लियर। तो दैट शुड नॉट हैपन, अदरवाइज ऑडिटर की लायबिलिटी फिक्स हो जाएगी, बी क्लियर। या
उसके बाद नेक्स्ट जजमेंट में चले आओ, वेस्ट मिनिस्टर रोड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी, इट वाज वर्क इन प्रोग्रेस मैटर, वर्क इन प्रोग्रेस वी डिस्कस। उसके बाद इरिश वुलन कंपनी लिमिटेड, the auditor under the term of appointment were to conduct a monthly audit in the company. These audits failed to disclose the fact that purchase invoices were being fraudulently suppressed. Purchase हाइड किया गया था, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बढ़ेगा। डेबिट साइड हाइड किया गया, परचेज का कुछ बिल बुक नहीं हुआ, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बढ़ेगा। या This auditor failed to disclose the fact that purchase invoices were being fraudulently suppressed. However, the goods were taken into stock and thus false profit were declared. The court held that auditor liable for misfeasance. Lord Justice Holmes stated, and when no invoices came into books, it is admitted that this should excite suspicious. अगर परचेज का कोई बिल ही बुक नहीं हुआ तो आपको सस्पिशियस क्रिएट हुआ ही है, डेफिनेट डाउट क्रिएट हुआ था, मगर आप अंदर नहीं गए। If due care and skill had been exercised, the suspicious of invoices would have been disclosed. The auditor is liable for any damage. For any damage. मतलब क्या बनता है? ये क्या लिखा? ये this is important statement. ये if due care and skill had been exercised, the suppression of invoices would have been discovered. What does it mean? अगर ऑडिटर ने ड्यू केयर लिया होता तो ये पकड़ा जाता है, मतलब ऑडिटर ने रीजनेबल केयर नहीं लिया। मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, ऑडिट इज एन हॉरिजॉन्टल एग्जामिनेशन अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ सस्पिशियस जहां से क्रिएट होता है, इट मींस इट बिकम्स अ वर्टिकल एग्जामिनेशन। तो यहां अगर ऑडिटर ने रीजनेबल केयर लिया होता तो सस्पिशियस क्रिएट होती कि परचेज क्यों डेबिट नहीं हुआ, इतना क्लोजिंग स्टॉक है तो परचेज क्यों डेबिट नहीं हुआ। अगर क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई किया होता तो डेफिनेटली कितना स्टॉक क्यों बढ़ा तो भी पता चल जाता, परचेज आया ही होगा तो ही स्टॉक बढ़ता, तो भी वहां से भी पता चल जाता कि परचेज तो किया ड्यूरिंग द ईयर। आप नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक का स्टेटमेंट कैसा होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस इश्यू इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर ये आप चेक करते तो वहां से भी परचेज पता चल जाता कि परचेज हुआ है, तो आपने पीएल में क्यों डेबिट नहीं किया तो भी पता चल जाता। मींस ऑडिटर हैज नॉट टेकन रीजनेबल केयर, देयरफॉर he is liable for that. मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया कि ऑडिट इज एन हॉरिजॉन्टल एग्जामिनेशन अनलेस एंड अंटिल सस्पिशियस क्रिएटेड। तो यहां अगर ऑडिटर ने इन्वेंटरी चेक किया होता तो सस्पिशियस क्रिएट होती तो उसको वर्टिकल एग्जामिनेशन करनी पड़ती, वर्टिकल एग्जामिनेशन करते तो ये पकड़ा जाता, डेफिनेटली पकड़ा जाता। या तो देयरफॉर ऑडिटर ने नहीं किया, रीजनेबल केयर नहीं लिया, देयरफॉर ऑडिटर इज लायबल फॉर दैट। या नाउ तो दिस वाज तो ऑडिटर की दो लायबिलिटी बनती है यहाँ कंपनीज एक्ट में। सिविल लायबिलिटी दो है, कौन सी दो लायबिलिटी हमने देखा? वन इज इट इज द मिसस्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस एंड सेकंड इज इट इज द लायबिलिटी फॉर मिसफिसेंस, यानी कि वायलेशन ऑफ ट्रस्ट। या दीज आर टू सिविल लायबिलिटी अंडर द कंपनीज एक्ट। नाउ कम टू क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर द कंपनीज एक्ट। क्रिमिनल लायबिलिटी उसकी कंपनी एक्ट में क्या क्या है? या सेक्शन 259 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। या officers include director, manager or key managerial personnel or any person in accordance with whose direction or instruction the board of directors or any one or more of the directors is or are accustomed to act. Auditor can be regarded as an officer of the company for determining his liability under section 34, 47, 217, 342 and 40. Now, यहाँ देखो, सुप्रीम कोर्ट गुरु गोविंद बासु वर्सेस संक्रांति प्रसाद has held that auditor hold office in a company and accordingly he is an officer. In various decision, काफी decision इसमें दिया गया है कि auditor will be treated as an officer. So therefore, it has been held that when a word is defined to mean such and such, the definition is prima facie restrictive and exhaustive, whereas where the word defined is declared to include such and such, the definition is prima facie extensive. कोई कोर्ट जजमेंट में दिया है। यस, तो मतलब यहाँ इंटरप्रिटेशन किसका हुआ? द डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर, कि ऑफिसर है दे आर लायबल, दे आर क्रिमिनली लायबल। अगर फाइनेंशियल में कोई भी घोटाला होता है, ऑफिसर्स मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट, सीएफओ,
कंपनी सेक्रेटरी, दे आर लायबल, दे आर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी में कुछ भी गलत होता है, फाइनेंशियल में कोई भी घोटाला होता है, टॉप मैनेजमेंट इज लायबल फॉर दैट। तो वेदर ऑडिटर विल बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर, तो यहाँ कोर्ट जजमेंट से ऐसा बोल रहा है, यस विल बी कवर्ड, तो ऑडिटर की लायबिलिटी क्रिएट होगा। तो देखो वन बाय वन हम देखते हैं क्या क्या है। सेक्शन 34 मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, हमने देख लिया प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में आपने मिस स्टेटमेंट किया तो आपकी सिविल लायबिलिटी तो है ही, आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी भी होगी, आपको जेल भी हो सकता क्या। इफ अ प्रोस्पेक्टस इंक्लूड एनी अनट्रू स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट, the auditor who authorized the issue of prospectus can be sentenced to imprisonment for a term which may extend to 10 years। हेलो 10 साल तक उसको imprisonment हो सकता है, that is a criminal liability, or a fine which shall not be less than an amount involved in fraud। फाइन कितना हो सकता है, जितना फ्रॉडुलेंट, जितना फ्रॉड किया है उतनी अमाउंट का फाइन हो सकता है, एंड 10 साल तक सजा हो सकती है, एंड which may extend to 3 times of the amounts involved in the fraud। मिनिमम फाइन कितना, जितना फ्रॉड अमाउंट है उतना, मैक्सिमम फाइन 3 टाइम्स ऑफ द फ्रॉड अमाउंट। तो दिस वुड बी द मॉनेटरी लायबिलिटी, एंड आपको इंप्रिजनमेंट कितना हो सकता है, 10 साल तक इंप्रिजनमेंट हो सकता है, बी क्लियर। या अगर आपने कोई मटेरियल स्टेटमेंट मिस्टेक किया है तो, मीन्स कोई फाइनेंशियल में बैलेंस शीट या तो पीएनएल में कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट आपने साइन किया है तो, बी क्लियर। तो प्रोस्पेक्टस में जब भी आप साइन कर रहे हो, क्यों, प्रोस्पेक्टस इज वेरी क्रूशियल डॉक्यूमेंट। जब मार्केट में आईपीओ आता है तो लोग प्रोस्पेक्टस देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देयरफॉर प्रोस्पेक्टस में कोई इन्फॉर्मेशन गलत साइन नहीं होनी चाहिए, दैट इज एन एक्सपेक्टेशन, यस। तो कभी प्रोस्पेक्टस गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑडिटर की लायबिलिटी, बड़ी लायबिलिटी सेट की है, बी क्लियर। या सेक्शन 147 penalty for non compliance by auditor with section 139, 143, 144 and 145, this is a general penalty। क्या है, if auditor of the company contravenes any of the provision relating to appointment of auditor, content of audit report, compliance with auditing standard। देखो अपॉइंटमेंट लीगल होनी चाहिए, अगर इसमें कोई डिफॉल्ट है तो ऑडिटर को लायबिलिटी आएगी, ऑडिट रिपोर्ट में कोई घोटाला है लायबिलिटी आएगी। compliance with auditing standard, उस auditing standard are mandatory to be followed by the auditor, auditing standards are mandatorily to be followed by the auditor। अगर उसने कोई वायलेट किया तो लायबिलिटी आ सकती है। रेंडरिंग प्रोहिबिटेड सर्विसेज, साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, तो auditor shall be punishable with a fine which shall not be less than rupees 25,000 but which may extend to rupees 5 lakh। Yes, be clear। Now, if the auditor has contravened such provisions knowingly or willingly with intention to deceive the company or its shareholders or its creditors or its tax authority, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year and fine which should not be less than 1 lakh and maximum 25 lakh। Be clear। अगर उसने knowingly किया क्या, with intention to deceive the company or its shareholders or its creditors or tax authority, in that case he would be liable for imprisonment। It is 1 year imprisonment and it is a fine minimum 1 lakh and maximum 25 lakh। Be clear, be clear। yeah be clear। तो अगर आपके अपॉइंटमेंट में कोई भी डिफॉल्ट है, आपके ऑडिट रिपोर्ट में कोई डिफॉल्ट है, इन दैट केस मिनिमम आपको 25,000 ऊपर लिखा है, 25,000 तक पेनल्टी आ सकती है। ए, तो इसको पार्टीशन आप कैसे करोगे, ए, अगर आपने नोइंगली किया, नोइंगली जानबूझ के किया है, विद द इंटेंशन टू डिसीव, मीन्स कोई गलत मालाफाइड इंटेंशन के साथ आपने किया, ए, तो आपको 1 साल का सजा हो सकती है एंड मिनिमम फाइन 1 लाख, मैक्सिमम 25 लाख। मगर आपने कोई ऐसा रॉन्ग इंटेंशन के साथ नहीं किया तो मिनिमम फाइन 25,000, मैक्सिमम फाइन 5 लाख, उसमें सजा नहीं हो सकती, बी क्लियर। हाँ, तो 2 पार्ट है, यानी कि आपने कोई खराब इंटेंशन के साथ किया या तो गलत इंटेंशन नहीं है। या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस, क्या, तो ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गिव असिस्टेंस टू द इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। In case of refusal or failure to produce such document and evidence, auditor shall be punishable with an imprisonment and fine। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंस्पेक्शन आता है कंपनी में और वो इंस्पेक्टर कोई भी डॉक्यूमेंट मांगता है तो ऑडिटर को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऑडिटर विल प्रोवाइड द असिस्टेंस। अगर ऑडिटर प्रॉपर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा है वो इंस्पेक्टर को, तो इंस्पेक्टर कंप्लेन कर देगा ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल लेवी द फाइन, तो आपको फाइन लग सकता है, बी क्लियर।
imprisonment भी हो सकता है, be clear, yeah. Then power to summon persons suspected of having property of the company means during the course of winding up of the company, the National Company Law Tribunal (NCLT) may summon before it auditor if has or is suspected to have the possession of any property or books of paper of the company. एक मिनट वेट करो. Liability of the auditor. एक मिनट वेट करो. Company or is capable of giving any material information with regard to the company to the tribunal. If he fails to appear before the tribunal, he can be arrested. मतलब आपके नाम का ऑडिटर के नाम का समन्स निकल सकता है. कब? अगर लिक्विडेटर को ऐसा लगता है, जब कंपनी लिक्विडेशन में है, लिक्विडेटर को ऐसा लगता है कि ऑडिटर के पास कोई असेट्स है कंपनी की, या तो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट है, कोई पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर है, तो उसके नाम का समन्स दिया जाता है. एनसीएलटी कैन इश्यू द समन्स. समन्स मींस उसको पर्सनली हाजिर रहने का, तो आप पर्सनली आओ और उसका एक्सप्लेनेशन दो. अगर आप पर्सनली ऑडिटर नहीं आए तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है, आप अरेस्ट कर सकते, आपको अरेस्ट कर सकते हैं. या तो प्रोसिक्यूशन, नेक्स्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ डेलिक्वेंट ऑफिसर्स मेंबर्स ऑफ द कंपनी, डेलिक्वेंट ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी. क्या सेक्शन 342 डील्स विद द प्रोसिक्यूशन एंड डेलिक्वेंट ऑफिसर्स and members of the company during the course of voluntary winding up. It lays down the duty of the liquidator and of every officer and agent, including auditor, to give all possible assistance to the prosecution. मतलब जब भी प्रोसिक्यूशन चल रहा है, तब जब लिक्विडेशन के टाइम पे जो भी सपोर्ट चाहिए, पूरा सपोर्ट ऑडिटर प्रोवाइड करेगा. अगर वो सपोर्ट नहीं करता है तो ऑडिटर की लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है. तो देखो लिक्विडेशन के टाइम पे भी दो तीन है. क्या कंपनी का इंस्पेक्टर आता है, उसको पूरा सपोर्ट करने का, वाइंडिंग अप में पूरा सपोर्ट करने का, वॉलंटरी वाइंडिंग अप है उसमें भी पूरा सपोर्ट करने का. अदरवाइज ऑडिटर की लायबिलिटी आ सकती है. या एंड पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. इफ एनी पर्सन डेलिबरेटली मेक अ स्टेटमेंट इन एनी रिटर्न रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, बैलेंस शीट, प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट which is false in any material respect or deliberated omits any material fact, he shall be punishable under section 447. He shall be punishable under section 447. Be clear. Yeah. In that case, auditor would be held responsible for that. I hope it is clear to you. It is clear to you. Yeah. तो वो केसेस में भी आपको क्लियर हो, 100% क्लियर है. मतलब आप कोई भी अगर फॉल्स स्टेटमेंट दोगे, अगर कोई वो रिपोर्ट में, कोई सर्टिफिकेट में, तो ऑडिटर की लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है. बी क्लियर. यस. और नीचे एक कोर्ट का जजमेंट दिया है, नीचे आपको कोर्ट्स का जजमेंट भी दिया, की पॉइंट्स दिया है. Liability of the auditor to shareholders and to third party have been expressly mentioned in various statutes, including Companies Act 2013, and has also been established by the pronouncement of the court. तो अभी तक हमने क्या क्या इसमें रिव्यू किया? अभी तक हमने प्रैक्टिकली क्या कॉमन लॉ में लायबिलिटी देखा. स्टार्टिंग में आ जाओ, एक बार रिव्यू कर लेते हैं ओवरऑल, तो आपको पता चल जाएगा. कॉमन लॉ में हमने लायबिलिटी देखा, लायबिलिटी अंडर कॉमन लॉ. इसमें लायबिलिटी, तो पहले हमने दो पार्ट किया, कॉमन लॉ, स्पेसिफिक लॉ. कॉमन लॉ में लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस टुवर्ड्स क्लाइंट. अगर क्लाइंट की टुवर्ड्स आपने नेग्लिजेंस किया तो आपकी लायबिलिटी आ सकती है. इसमें मैंने आपको यहां देखो, हमने काफी लीगल केसेस भी इसमें देखा. नेग्लिजेंस मींस आपने रीजनेबल केयर नहीं लिया है. अगर रीजनेबल केयर नहीं लिया है देन यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट. बी क्लियर. तो हमने यहाँ दो पार्ट में देखा था, नेग्लिजेंस टुवर्ड्स द क्लाइंट, नेग्लिजेंस टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी. वो दोनों केसेस में हमने देखा. बिग क्लियर. थर्ड पार्टी में तो हमने चार पार्ट में देखा. क्लाइंट के केस में तो जस्ट रीजनेबल केयर इज इंपॉर्टेंट. थर्ड पार्टी में हमने चार पार्ट में देखा था. कौन से चार पार्ट देखा था? चार पार्ट से नजदीक से रहने का. क्या? एक्सेप्टेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी बाय द कोर्ट. ओनली क्लाइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. बाद में वो प्रिंसिपल इरोजन किया गया, इरोजन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी. मींस कोर्ट ने लेटर ऑन क्या डिस्कस किया, क्या हेल्ड किया, कोर्ट जजमेंट आया कि नो ऑडिटर तो क्लाइंट के लिए भी लायबल है और थर्ड पार्टी के लिए भी लायबल है. क्लाइंट के लिए तो लायबल है ही, थर्ड पार्टी के लिए भी लायबल है. बाद में एक्सटेंशन ऑफ प्रॉक्सिमिटी एंड रीजनेबल केयर. मींस थर्ड पार्टी के लिए तभी लायबल है क्या, वो थर्ड पार्टी ने वो इन्फॉर्मेशन यूज किया एंड ऑडिटर को पता था, तो प्रॉक्सिमिटी क्रिएट होनी चाहिए.
then only auditor would be liable for that. तो वो दो पार्ट में हमने ये देखा था। या बाद में अंडर कंपनीज एक्ट 2013 आज जो हमने डिस्कस किया, इसमें सिविल लायबिलिटी आया था। सिविल लायबिलिटी में हमने क्या देखा था? प्रोस्पेक्टस में मिस्टेक किया था या तो मिसफिशंस मींस वायलेशन ऑफ द ट्रस्ट, ये दो चीज हमने सिविल में देखा था। बाद में क्रिमिनल में, बाद में हमने कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में क्रिमिनल लायबिलिटी देखा। क्रिमिनल लायबिलिटी हमने काफी देखा। प्रोस्पेक्टस में आपने डिफॉल्ट किया तो भी आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी है फर्स्ट। बाद में कौन कौन सी चीज थी? आपकी अपॉइंटमेंट में डिफॉल्ट है, आपके ऑडिट रिपोर्ट में डिफॉल्ट है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने में आपने डिफॉल्ट किया है, आपने प्रोहिबिटेड सर्विसेज प्रोवाइड किया। मींस आपने, मैंने पढ़ाया था ना, अगर आप इंटरनल ऑडिटर कंपनी के हो तो यू कैनॉट प्रोवाइड दिस स्टैट्यूटरी, यू कैनॉट बी अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अगर आप कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो आप इंटरनल ऑडिट सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, जहां आपका इंडिपेंडेंस वायलेट हो सकता है ऐसी कोई सर्विस आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर प्रोवाइड किया तो आपको ये लायबिलिटी आ सकती है, मिनिमम 25,000 मैक्सिमम 5 लाख। बी क्लियर? या एंड आपने नोइंगली किया था विद द इंटेंशन टू डिसीव द कंपनी तो आपकी लायबिलिटी 1 लाख से लेकर 25 लाख तक हो सकती है एंड आपको एक साल की सजा भी हो सकती है। बी क्लियर? या बाद में प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस, गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर आते हैं, उसको अगर आपने प्रॉपर सपोर्ट नहीं किया तो भी आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी आ सकती है। बाद में पावर टू समन्स द पर्सन, मीन्स आपके नाम का समन्स निकला वाइंडिंग अप में, एनसीएलटी ने समन्स निकाला, आप एनसीएलटी में पर्सनली हाजिर नहीं रहे। समन्स मीन्स पर्सनली हाजिर रहना, या पर्सनली आप प्रेजेंट नहीं रहे तो आपको क्रिमिनली लायबल माना जाएगा। एंड बाद में प्रोसिक्यूशन ऑफ डेलिक्वेंट ऑफिसर्स एंड मेंबर्स। प्रोसिक्यूशन मीन्स आपकी जब इंक्वायरी होगी, डिटेल इंक्वायरी होगी, अगर वो इंक्वायरी में आपने प्रॉपर कोऑपरेट नहीं किया तो भी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, अगर आपकी डिटेल इंक्वायरी चल रही है, प्रोसिक्यूशन चल रहा है, उसमें अगर आपने प्रॉपर कोऑपरेट नहीं किया तो भी आपकी लायबिलिटी हो सकती है। एंड पेनल्टी फॉर एनी फॉल्स स्टेटमेंट, अगर आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट डिलीवर किया तो भी पेनल्टी क्रिएट हो सकती, तो भी आपको क्रिमिनल लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो सकती है। या और ये कुछ उसमें ही उसकी समरी दी है, उसका की पॉइंट्स है। यस, जो भी हमने पढ़ा उसका की पॉइंट समरी में है। क्या? तो दिस वाज all about the liability of the auditor. This is all about the liability of the auditor. ऑडिटर किस किस चीज के लिए लायबल है वो हमने थोरोली इसमें डिस्कस किया। क्या इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप आपका क्वेश्चन रेज कर सकते हो। या प्लीज एनीवन। तो इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए यूनिट 1 में? यूनिट 1 में पहले हमने इंडिपेंडेंस देखा, ऑडिटर का डिस्क्वालिफिकेशन देखा, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट देखा, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, बाद में रोटेशन। अपॉइंटमेंट में दो पार्ट में देखा, गवर्नमेंट कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, एंड गवर्नमेंट कंपनी में भी दो पार्ट में देखा, फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर। प्राइवेट सेक्टर में भी दो पार्ट में देखा, फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर। या उसके बाद रोटेशन देखा, रोटेशन ऑफ द ऑडिटर। तो स्मॉल कंपनी बिग कंपनी दो पार्ट में डिवाइड किया। स्मॉल कंपनी को रोटेशन इज नॉट एप्लीकेबल, बिग कंपनी को रोटेशन एप्लीकेबल है। या उसके बाद हमने रिमूवल ऑफ द ऑडिटर देखा, रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर, देन सीलिंग, ऑडिटर की सीलिंग क्या है दैट वी डिस्कस। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो पावर्स एंड ड्यूटीज, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द ऑडिटर देखा, एंड देयर आफ्टर उसकी लायबिलिटी देखा। लायबिलिटी हमने काफी थोरोली देखा, दो पार्ट में डिटेल डिस्कशन लायबिलिटी के लिए हमने किया। या नाउ अगर ये कोई भी पॉइंट में अगर आपको कोई भी डाउट रह गया, प्लीज रेज योर डाउट, प्लीज सेशन इज ओपन फॉर डिस्कशन, प्लीज। हम कल से यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2, यूनिट 2 का मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, हम कल से यूनिट 2 स्टार्ट करने के लिए जा रहा है। या यूनिट 1 थोड़ा बड़ा था, यूनिट 2 कंपैरेटिवली छोटा है। या यूनिट 1 में आपको कोई भी क्वेश्चन रह गया, कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर डाउट। या आज मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आज मैंने जितनी भी फाइल पढ़ाई है वो 2-3 फाइल की मटेरियल मेरे पास है, आज मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा आपका मटेरियल। या तो वहां माइक्रोसॉफ्ट टीम में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ओके सर। आपको कोई क्वेश्चन रह गया कि सर ये पॉइंट में पता नहीं चला तो प्लीज रेज योर डाउट, सेशन इज ओपन फॉर यू।
No, sir, no doubt. Yeah, any other person? Any other student? No, sir, no doubt. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Chalo, goodbye. Goodbye, good day. Bye, sir.